नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी। और दीपिका जी जो हैं वो कई सारे विषयों पर मुखर रहती हैं, विशेषकर जहाँ पर कुछ वर्ग जो हैं वो जिसको मैं कह सकता हूँ कि कानून का मखौल उड़ाते हैं और विशेषकर जहाँ महिलाएँ जो हैं वो प्रताड़ित करती हैं महिला संबंधी कानूनों का सहारा लेकर। आई होप आई एम करेक्ट? यस। तो दीपिका जी इस समय आपने एक कुलदीप सिंह सेंगर जी वाला जो विषय है वो काफ़ी ज़ोर-शोर से उठा रखा है और मैंने देखा भी था। आप गई थीं रिपब्लिक पे मेरे ख़्याल से 2 बार गई थीं शायद। जी। और पहले वाला मैंने देखा था, दूसरा वाला फिर मैंने क्लिपिंग देखी थी, तो पहले वाले में तो आपको मुझे लगता है बोलने ही नहीं दिया गया वो जो है वो मुर्गे लड़ाने वाली जो स्टाइल है अर्नब गोस्वामी की उस मुर्गे लड़ाने वाली स्टाइल में नहीं जैसे एक्चुअली आप बोलती पहले थी कि में ऊपर से कोई दूसरा बोलना शुरू कर देता था। नहीं एक्चुअली पहले में जब स्टार्टिंग मैंने करी तो 3 मिनट तक मैंने बोला और जो मैंने हाँ, बोला हाँ, 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 उन हाँ। चीज़ों का उसको ना तो ज्ञान था और ना ही जवाब था। तो हुँ, तब उन्होंने मुझे 3 मिनट के बाद फिर काट दिया ये सोच के, ये देख के शायद कि इनके पास जो फैक्ट्स हैं वो शायद मेरे पास नहीं है तो मैं इनको चुप करा दूँ और फिर हुँ। अगले दिन वाली में तो बोलने ही नहीं दिया। हाँ, हाँ। हाँ, वो पुरानी स्टाइल है उनकी। दैट इज़ व्हाई आई स्टॉप्ड गोइंग टू रिपब्लिक। तो हुँ। ब वो भी कई लोगों ने कमेंट किया कि भई रिकॉर्ड कायम हो गया कि पहली बार अर्नब गोस्वामी के शो पे कोई 3 मिनट लगातार बोला। जी, सही बात है। सही बात है। लोगों ने उस पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। नॉर्मली वो 10 सेकंड बाद किसी सामने किसी को खड़ा कर देगा और वो बोलना आपको काट के बोलना शुरू कर देगा। देन यू हैव टू शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। ना तो तो एक्चुअली द वे संजय जी मेरा उससे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या उसको शशि सिंह के बारे में पता है? आप 10 दिन से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं केस का और आपको ये भी नहीं पता कि जिस रेप केस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि इसको कैसे बेल मिल गई, कैसे इसका ऑर्डर सस्पेंड हो गया, उसमें आपको ये भी नहीं पता कि कुलदीप सिंह सेंगर अक्यूज्ड नंबर 2 हैं। अक्यूज्ड नंबर 1 शशि सिंह हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो आप इस केस के बारे में क्या बात कर रहे हैं? एक बात और भी है इसमें क्योंकि मैंने जो ऑपरेटिंग पोर्शन है जजमेंट का वो पढ़ा है। तो जी। इट इज़ मोर देन क्लियर, इट इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर, साफ दिख रहा है। उसपे जो पॉक्सो वाला इश्यू है, वो भी डील किया हुआ है और पॉक्सो वाला इश्यू है, आई एम सरप्राइज़्ड कि ट्रायल कोर्ट के लेवल पे डील नहीं हुआ। थोड़ा-सा ज़रा केस के बारे में डिटेल बता दें क्योंकि पब्लिक को इतना पता नहीं है कि भई क्या है चक्कर? संजय जी देखिए ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं कोशिश करूँगी कि संक्षिप्त में इसको बताने की। ये कहानी शुरू होती है 20 जून 2017 को गाँव माखी में, जब ये लड़की जो है इसको गाँव लेकर जाया ल ल वापस लेकर आया जाता है। ये पिछले 8 दिन से गाँव से गई हुई होती है। अब ये गई जाती हैं गाँव से एक नरेश तिवारी नाम के आदमी के साथ, जिनसे ये पिछले काफ़ी महीनों से बात कर रही होती हैं। इनके घर वाले जो हैं, वो ये खुद अपने बयानों में कहते हैं कि 11 जनवरी को इसको गाँव से किडनैप करके ले जाया जा चुका है, ठीक है? उसके बाद इसका गैंग रेप किया गया है। लेकिन सीबीआई की जो चार्जशीट है, उस केस में, वो कहती है कि 11 जून को इसको नहीं लेकर जाया गया, ये गाँव 12 जून को निकली है गाँव से। तो वहाँ पे भी डिफरेंस है। एनी व्हिच वेज़ बेसिकली बात ये है कि 20 जून को इसको गाँव में वापस लेकर आया जाता है। गाँव का ही एक आदमी है नरेश तिवारी, जिसके साथ ये बातें कर रही होती है। उसी गाँव का एक और लड़का है शुभम सिंह, जिसके यहाँ नरेश तिवारी काम करता है। क्योंकि नरेश तिवारी ने कभी-कभी शुभम के फ़ोन से भी इस लड़की से बातें की थी। तो जब इनको वापस लाया जाता है, 21 जून को एक पंचायत होती है, जिसमें लड़की का चाचा बोलता है कि इस लड़की की शुभम से शादी करा दो। शुभम उस टाइम पे बीटेक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। शुभम है बेटा शशि सिंह का। शशि सिंह एक घरेलू महिला हैं, हाउसवाइफ हैं।
ये लोग रहते कानपुर में हैं, बट कभी-कभी माखी गाँव आते हैं जब भी इनकी फसल का कटने का टाइम होता है, और अप्रैल, मई, जून के टाइम पे ये लोग आते हैं। तो क्या होता है कि शशि सिंह और उसके हस्बैंड, जो कि आर्मी में कार्यरत थे, वो मना कर देते हैं साफ कि भाई हम क्यों अपने बेटे की इस लड़की से शादी करें, किस वजह से शादी करें। तो वो साफ तौर पे मना कर देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे ही ये पंचायत होती है, जिसमें शुभम, उसकी माँ, उसके पिता, उनकी बेटी, और उनका परिवार, ये लड़की का पूरा परिवार और गांव के कुछ मोजिस लोग मौजूद होते हैं। ये डिफेंस विटनेस में ट्रायल कोर्ट में बकायदा एक पंचायत में जो प्रेजेंट थे उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, और सारे गांव को पता ही है पूरी की पूरी सिचुएशन। अब तो मैंने वीडियोस भी शेयर करी हैं, जो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट दी थी, वो भी बिल्कुल यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बयान करती है। अब क्या होता है कि 21 जून को जब ये मना कर देते हैं शादी के लिए, तो उसके बाद गैंगरेप की कंप्लेंट लिखवाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि नरेश और शुभम 11 तारीख को इस लड़की को, पहली जो स्टेटमेंट होती है, पहला वर्जन ऑफ द गैंगरेप केस इज कि 11 जून को शशि सिंह इस लड़की को बोलती है कि मैं तुम्हें कानपुर में नौकरी दिलवा दूंगी, मैं गाड़ी अरेंज कर दे रही हूँ, 10 बजे तुम गाड़ी में आके बैठ जाना और तुम्हें गाड़ी कानपुर ले जाएगी। तो ये लड़की अपने घर में किसी को भी नहीं बताती है कि 10 बजे ये कानपुर भी जा रही है, किसी को बोलने पे, नौकरी 10 करने बजे के लिए। दिन में या रात में? रात में, रात में, 10 ठीक है? बजे रात में 10 तब बजे कौन रात जाता है? में, ठीक है? हाँ, तो ये एक स्टेटमेंट में कहती है कि ये शशि सिंह ने इसको जो है नौकरी के लिए बोला, तो ये कानपुर। सीबीआई को जो स्टेटमेंट देती है इसी गैंगरेप की, उसमें ये कहती है मैं पानी लेने के लिए बाहर गई थी, तब नरेश और शुभम ने मेरा किडनैप कर लिया, गाड़ी में बिठा लिया। उसमें 3 और आदमी थे जिन्होंने मुंह पे मफलर लगाया हुआ था, वो रास्ते में कहीं पे उतर गए। अच्छा। आप पढ़ेंगे ना ये स्टेटमेंट्स, इस संजय जी, मतलब आप ये सोचेंगे कि कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी। आगे भी मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है? तो अब क्या होता है कि पुलिस जो है, ये लड़की ये भी कहती है कि कानपुर में ले जाके किसी ब्रजेश यादव नाम के आदमी को इसको बेच दिया गया। ब्रजेश इसको औरैया, जहां से ये एक्चुअली बरामद की गई थी, ब्रजेश इसको रोडवेज की बस में बिठा के औरैया तक लेके जाता है। ब्रजेश एक ऐसा इंसान है जिसने भी इसका गैंग, मतलब इस गैंगरेप में उसका नाम है। तो ये लड़की को रोडवेज की बस में और फिर टैक्सी में लेकर जाता है, लेकिन रोडवेज की बस में ये ना तो कोई तरह की किस तरह का चिल्ला चाली करती है, और इस पूरी सिचुएशन में अभी तक कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, नरेश का अरेस्ट हो जाता है, शुभम का अरेस्ट हो जाता है, ब्रजेश का अरेस्ट हो जाता है, इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद इनकी आपस में गहमा गहमी हो जाती है, क्योंकि सिंगर इन्वॉल्व था वहां पे, जब उसने इनके यहाँ पे बात हो रही थी कि इनकी शादी करा दो। सिंगर से इन्होंने बहुत, इसके चाचा ने बोला कि आप क्यों नहीं इनको कह रहे हैं कि ये शादी करा दे अपने बेटे की इससे। सिंगर ने बोला मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, जैसा मैं आपके परिवार के लिए विधायक हूँ वैसा मैं आपके परिवार के लिए भी उनके परिवार के लिए भी विधायक हूँ। मैं किसी को कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ कि वो अपने बेटी की शादी कर दे। तो ये जनाब क्या करते हैं, ये लड़की एक कंप्लेंट देती है जिसमें कहती है कि शशि सिंह की बेटी निधि, वो भी शामिल थी। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ वो। तो सिर्फ एक ये ये लाइन कि निधि भी ये शामिल थी, इसकी माँ को भी और इसकी बहन को भी गैंगरेप केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने बकायदा महेश सिंह की पुलिस ऑफिसर के साथ मैंने ट्विटर पे डाली हुई है, जिसमें वो कह रहा है कि निधि को और उसकी माँ का नाम नहीं लिख रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर कह रहा है विवेचना में जो आएगा हम वही तो करेंगे, ठीक है ना? तो वो बात हो रही है। 1 अगस्त 2017 को गैंगरेप के केस में चार्जशीट फाइल होती है, जिसमें निधि और शशि का नाम उस गैंगरेप के केस से निकाल दिया जाता है। वहां से शुरू होती है ये जंग। 17 अगस्त 2017 को फिर ये लड़की पहली बार चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखती है कि 11 जून को तो मेरे साथ ये घटना हुई थी, लेकिन 4 जून को, उससे पहले, यही शशि सिंह जो मुझे नौकरी के लिए कानपुर ले जाने जा रही थी 11 जून को, उसी ने 4 जून को मेरे को सेंगर के घर पे भी नौकरी के बहाने ले जाके, नौकरी के झांसे से ले जाके वहां पे मेरा कुलदीप सिंह ने बलात्कार किया।
चीफ मिनिस्टर को जो चिट्ठी जाती है उसमें टाइम लिखा होता है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। तो उसके बाद जो है विवेचना होती है। अब इसने स्टेटमेंट दी है तो पुलिस को तो विवेचना करनी पड़ेगी। तो कुलदीप सिंह सेंगर उस टाइम पे दोपहर को अपनी पत्नी के साथ एक गंगा दर्शन के इवेंट में गए होते हैं। उसके बाद जो है मीडिया ये करने लग जाती हैं, मीडिया में इनका स्टेटमेंट जाता है, उसमें बोलती हैं कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा बलात्कार किया 6 बजे। ये देखिए, ये ना स्क्रीनशॉट है इसकी मीडिया को स्टेटमेंट का, कैसे आएगा ये, ठीक है, ये, हाँ, अब दिखाई ठीक है। दिया। उसके बाद ये फाइनली फरवरी 2018 में एक 156(3) का कोर्ट में परिवाद डालते हैं, जिसमें समय बदल जाता है 8 बजे रात को। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो कहते हैं, पूरी परिवार ये कहता है हमारे को तो कुलदीप सिंह सेंगर ने सुनवाई नहीं होने दी। जब पहली बार इसने मुख्यमंत्री को 2 बजे की जो इंसिडेंट बताई, उसके बाद इसने एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी दी, जिसने इसने बोला कि कुलदीप सिंह सेंगर के घर मुझे शशि सिंह हर हफ्ते ले जाया करती थी और मेरा उसने एक एमएमएस बना लिया था। जिसके दबाव में आके मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई। पर कोर्ट की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये लड़की कहती है कि 4 जून से पहले ना वो शशि सिंह उनको कभी कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ लेकर गई और उन्होंने शशि सिंह से इस तरह की कोई बातचीत भी नहीं करी। सबसे बड़ी बात संजय जी, सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा के इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है और वो कहीं से भी शशि सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच में एक वार्तालाप का प्रूफ नहीं जुटा पाती, ना ही 4 जून को, ना ही 4 जून से कभी भी पहले, और ना ही शशि सिंह और इस लड़की के बीच में वार्तालाप का कोई भी सबूत जुटा पाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि शशि सिंह अगर उसको वहां पर पहले बात तो लेकर गई तो कैसे लेकर गई, बात कैसे की, एग्जैक्टली चलो 2 बजे भी छोड़ दो, 6 बजे भी छोड़ दो, अब उसको कन्विक्शन हुई है कि 8 से 8:30 बजे के बीच में उसने ये कांड किया। वो उन्नाव बैठा है, उसके सारे के सारे फोन्स की लोकेशन उन्नाव में है। तो ये महिला किसी ना किसी तरह से तो उसको कम्युनिकेट करेगी कि नहीं करेगी? कोई कम्युनिकेशन नहीं। चलो सेंगर तो सब कुछ कर सकता है, उसने सीडीआर भी मैनिपुलेट करवा दिए होंगे। क्या वो इस लड़की के सीडीआर भी मैनिपुलेट करवा सकता था जो ये खुद यूज कर रही थी? और अगर इतनी मैनिपुलेशन हो सकती है तो हो सकता है कि कल को मुझे लगे कि मेरा अंडरस्टैंडिंग पूरा गलत था इस केस का। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जिसके ऊपर बहुत ध्यान अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया गया हाई कोर्ट में की जजमेंट में जब सस्पेंड किया सेंटेंस। जो गैंगरेप का केस है ना संजय जी, उसमें जो नरेश तिवारी का मोबाइल नंबर है, उसके मोबाइल नंबर पे इस लड़की की माँ, इस लड़के के चाचा, इस लड़के के मामा, तीनों के तीनों 12 जून को भी फोन करते हैं, सॉरी 13 जून को भी फोन करते हैं, 14 जून को भी फोन करते हैं, 15 जून को भी करते हैं। लगातार वार्तालाप हो रही है, शुभम के फोन पे भी, नरेश के भी फोन पे भी। पहला मैटर होगा ये दुनिया का जिसमें किसी लड़की के परिवार वाले उसके अलेजेड गैंग रेपिस्ट से 3 दिन तक लगातार बात करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस थाने में नहीं जा रहे हैं। पहला मैटर होगा पूरी दुनिया का मेरे ख्याल से ये, बट नॉनदलेस। तो नरेश तिवारी का उन सीडीआर्स में नंबर रिकॉर्डेड है। उसी नंबर पे 4 जून 2017 को जब ये कहा जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर इनका 8 से 8:30 बजे तक रेप कर रहे थे, जो नंबर ये लड़की यूज कर रही थी, जो कि कोर्ट ने नहीं माना, मैं आपको रीजन बताऊंगी उसका, जबकि ये प्रूव हुआ कि वो नंबर इस लड़की की माँ के फोन में, लड़की की माँ के फोन की आईएमईआई में से हैंडसेट में यूज हो रहा है। ये 7:52 से लेकर 8:30 बजे तक उसी नंबर से बात कर रही थी नरेश तिवारी के। इस नंबर पे इसकी माँ, इसके चाचा और इसके मामा बात कर रहे थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये सारे सीडीआर्स ये कह के दरकिनार कर दिए कि लड़की की माँ का फोन जो है वो सीबीआई ने सीज नहीं किया। ये भी कहता है टेक्निकल, कि 7:52 से लेकर हाइपर 8:30 बजे टेक्निकल। तक हो सकता है कि गांव की कोई और लड़की
इस लड़की की माँ के फ़ोन में, हैंडसेट में उस नंबर को यूज़ कर रही हूँ और अन्य-अन्य लड़कों से बात कर रही हूँ। मतलब जिस-जिस तरह की थ्योरीज़ मैं बहुत ही कैंडिडली बोल रही हूँ संजय जी, कोई भी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पढ़ सकता है, उसके अंश के पेपर्स मेरे पास भी हैं। जज ने खुद थ्योरीज़ बनाई हैं। इफ आई एम वेरी कैंडिडली सेइंग दिस, एक जजमेंट में जहाँ पे वो ये ये कहना ट्रायल चाह तो रहे दिल्ली में हुआ था ना शायद? जी, 45 दिन में, 45 डेज़ एक्सीडेंट के बाद। हुँ। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है इनके हाँ, इसमें और भी तो केसेस हुए थे कुलदीप got सिंह on the सेंगर पे। record leave an impression that accused Shashi Singh was not in a position to resist, protest, or raise an alarm or seek any help to save the victim girl AS from the evil clutches of A2. ये ओह! कह रहे हैं कि शशि सिंह इविल जो है क्लचेस इविल भी डाल दिया मतलब उसमें हाँ, जो है evil वो। clutches of accused टू कुलदीप सिंह सेंगर हाँ। ये तो हाँ, प्रिजम्पशन तो और खैर। जबकि 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 शशि सिंह अपनी स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोल रही है, ये प्रूव नहीं हो रहा है कि वो इस लड़की को वहां पे उनके आंगन में लेकर गई हैं। इस लेडी ने एक बार भी नहीं बोला कि कुलदीप सिंह सेंगर से इसको जिंदगी में कभी कोई थ्रेट मिला हो। कोई प्रूव नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर के किसी थ्रेट का। पर जो लड़की बोलती गई वो परम सत्य इस केस में है। ये तो शशि देयर सिंह इज को तो एक्विट किया इन्होंने। जी, जी, वो स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। There is no evidence that Shashi Singh in the past assisted or facilitated accused to Kuldeep Singh Sengar in such case of sexual assault upon anyone. There is no evidence led by the CBI that there was any mobile call made between the two accused persons or the proximity of the family of the victim girl and Shashi Singh. That probably accused Shashi Singh was privy to an affair going on between victim girl AS and Naresh Tiwari, and most probably she wanted to help the girl victim AS to leave her dominating grandmother and live happily with her boyfriend, as disclosed by a prosecution witness, that is the girl, in the media bite. But her motherly nature turned against her, as accused one probably sided with the guilty party in order to save her daughter from the क्रिमिनल criminal prosecution. जजमेंट्स जो है वो प्रोबेबिलिटी पे नहीं दिए जाते। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और Yes, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो yes. सिविल कोर्ट का डोमेन होता है। यहाँ पे आप एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में एक आदमी को फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लिविंग लाइफ कन्विक्ट कर रहे हैं ऑन प्रोबेबिलिटीज, saying that although all his mobile phones are showing to be in Unnao, which is 18 kilometers away, but he was used to going to the village every Saturday and Sunday, and he may have gone there and been in leisure, मे keeping हैव। all his keeping all his phones in Unnao. The calls made between the person and the people who called, who came as witness that they spoke to Mr. Sengar, were called interested witness because they had some favor to obtain from accused to. ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वैसे तो जो संजय जी, आप इस प्रिज़म्पशन चीज़ को इन ना, इन 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 कानूनों में प्रिज़म्पशन होता है, लेकिन और मैं प्रिज़म्पशन इज़ आपको बता और मैं रिबटेबल। आपको बताती और मैं आपको बताती हूँ। ये लड़की बोलती है मुझे कुलदीप सिंह सेंगर का डर था। इसलिए मैंने जब 21 जून को एफआईआर पहली गैंगरेप की लिखवाई, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर वाली 4 जून वाले इवेंट के बारे में कुछ नहीं लिखवाया। ये कोर्ट में ऑडियो पेश की गई है 30 जुलाई 2017 की। ठीक है? 21 जून, 30 जुलाई 2017। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक फैक्ट और बताती हूँ। इसमें लड़की ने अपनी खुद की स्टेटमेंट में एक जगह पे बोला हुआ है कि 21 जून का हादसा होने के बाद 30 जून को मेरे चाचा मुझे दिल्ली ले गए। ये कुलदीप सिंह सेंगर की जो स्टोरी है कैसे सामने आई?
जब ये क्वेश्चन रेज किया कि भाई तुमने 2.5 महीने बाद क्यों रिपोर्ट लिखवाई, तो उसके जवाब में लड़की बोलती है कि मैं डर गई थी। 30 जून को जब मुझे दिल्ली लाया गया, तब मैंने अपने चाचा को 7-8 दिन बाद ये बताया कि 11 से पहले 4 जून को भी मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसे किया है। चाचा ने फिर चाची को बताया और चाची ने फिर मेरी मां को बताया। तो एट मैक्स आपके पूरे परिवार को 15 जुलाई को कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा किया गया कथित अपराध पता चल चुका था। महेश सिंह का आपने देख लिया होगा मीडिया में, कितनी बाइट्स, कितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ चल रही है। वो आदमी कानून से खेला खाया, अच्छी तरह से कोर्ट से बात करता, कानून का ज्ञान रखता, सब कुछ का वो इंसान था। दिल्ली में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई इन लोगों ने? जुलाई में दिल्ली में एफआईआर इन लोगों ने 0 एफआईआर करवा देते। दिल्ली में तो कुलदीप सिंह सेंगर कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन नहीं। 30 जुलाई को perusal of audio conversations reveal that on 30th July 2017, prosecution witness 9 Mahesh Singh spoke to Shivender of police station Makhi at 3:57 and 6:46 and 9:21, which audio tapes were played in the court and transcripts of which are so and so. The audio recording vis-a-vis transcripts would reveal that Mahesh Singh was deeply disturbed that accused 2 was trying to shield accused 1, that means Shashi Singh, and her family members by interfering in the investigation in the gang rape case. He lamented about police not listening to him at the behest of accused 2 Kuldeep Singh Sengar, and accused 2 was issuing diktats, farman suna diya, kisi ko na bulaya, without bothering to hear their side of the story. And PW9 Mahesh Singh looks annoyed that it was at his behest that police was not taking any action against Shashi Singh and her daughter Nidhi, so much so that accused 2 had even persuaded 4 persons to become witnesses to give a clean sheet to Shashi Singh and her son Shubham Singh. Shashi Singh was, Kuldeep Singh Sengar was trying to save 2 women. I Shashi have read Singh and many Nidhi. judgments, but this is quite something. एंड यू नो, आज ये लड़की मीडिया में बैठ के संजय जी बोल रही है ये तो एआई से बनाई गई वीडियो है, ये तो एआई से बनाई ऑडियो है। तुम खुद तो मीडिया को स्टेटमेंट दे रही हो। 2017 में इतनी एडवांस्ड नहीं थी एआई। इतनी एडवांस छोड़ दो भाई, आपने खुद ने मीडिया में बाइट दी है भाई। इसको मीडिया में इंटरव्यू देने का बहुत शौक है। वही चीज बचा लेगी अगर किसी को बचा लेगी तो, नहीं तो ये लोग तो बचने वाले नहीं है। आपने खुद खड़े होके वहां पे माकी में, उन्नाव में बोला है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 6 बजे आपके साथ जो है गलत किया। आपने खुद मीडिया में बाइट दिया कि शशि सिंह ने हमें बुलाया है। मैं आपको वो वीडियो सुना देती हूँ, ब्लर करी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके ऑडियंस को सुनाती हूँ। और जो इसने फिर सीबीआई में जो बोला वो भी मैं आपको एक बार सुनाती हूँ। बताइए इसकी वीडियो इसकी मीडिया में दिए गए उनको कौन एआई से वो कर सकता है। और मैं जो आपको बता रही थी, ये जो सारी की सारी ऑडियोज निकली है ना, ये खुद महेश सिंह के फोन से निकली हैं। He used to record every call, and when he was also investigated and his phone was seized, that's when all of these call recordings came out. इनके खिलाफ और भी तो केसेस है ना? हाँ जी, इसके फादर के खिलाफ दुनिया भर के क्रिमिनल केसेस हैं 2017 से पहले के। इसके चाचा के खिलाफ दुनिया भर के क्रिमिनल केसेस हैं। इसके चाचा, ये बोला जाता है कि इसलिए जेल में हैं क्योंकि वो इनके पैरोकारी कर रहे थे, बट इनके चाचा जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अपना नाम हटा के व्हाइटनर लगा के एक अलग नाम रख दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है कि ये कितना ज्यादा सीरियस क्राइम है, इसलिए है वो जेल में। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको इसकी पहली ये देखिए, ये सबसे पहली जो जब ये शुरू हुआ था ना केस, तब की वीडियो है। वहाँ जाना, हमको घर से हमारी भाभी 1 महीने पहले से सिखा रही कि तुम्हारे घर में डांट पड़ती है, तुमको हम भेज देंगे, वहाँ जाना, बाद में जब हम आएंगे कमरा उमरा लिखवा देंगे और राशन पानी भरा देंगे, रहना बढ़िया से, नौकरी करना, रहना। यहाँ के लोग हम गाड़ी किराए के करके पीछे लगाया
और हमको ले गए। ले जाने के बाद हमको रास्ते से ही गलत काम करना चालू कर दिया। उनका ड्राइवर पंडित नरेश तिवारी इसका नाम है, और शुभम हमारे साथ गलत काम। अब हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 2 लोग थे, हमारे साथ गलत काम करना है रास्ते से चालू कर दिया। अब फिर वहाँ ले गए, हमको कमरे में बंद कर दिया। कमरे में वहाँ 2-3 लड़के बाहर से आए, उन लोगों से कराया और आप लोग भी किया। और फिर हमको औरैया में यादव जी के यहाँ रखा। वहाँ उन लोग उनसे भी उनका बड़ा वाला भाई इसने हमारे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद हमको पुलिस सुबह यहाँ से पहुंच गई 6 बजे, हमको तुरंत पकड़ लिया। मैक्सी पहने थे, मैक्सी पहने पकड़ लिया, हमको पुलिस थाने ले आई। क्या क्या बेचने वाली बात आ रही थी? हाँ, वो कहाँ? सीबीआई में जो इसकी स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर अब गैंग रेप केस चल रहा है, उसमें ये कहती है कि मैं घर से बाहर पानी लेने गई थी। मैं आपको वो भी सुनाती हूँ इसकी स्टेटमेंट। मैं घर से बाहर पानी लेने गई थी और तब नरेश ने और शुभम ने मेरे को किडनैप कर लिया। और इसने बाद में सीबीआई को 3 और लोगों का नाम लिखवाया। पता है कौन थे वो संजय जी? शुभम जो है उसका भाई नवीन, क्योंकि वो उनका केस लड़ रहा था, उसका भी नाम ले दिया। 2 और पॉलिटिशियंस का नाम ले दिया, जिनमें से एक की उम्र सेंगर जितनी है और एक दूसरे भी किसी ने, इनके जो वकील थे शायद उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी। फिर बाद में ये कह के ड्रॉप करवा दिए उन तीनों नामों को कि मैंने तो किसी के मिस गाइडेंस में आके, किसी एडवोकेट कुलदीप सिंह सेंगर के भाई के मिस गाइडेंस के, एडवोकेट के मिस गाइडेंस में आके वो नाम लिखवा दिए थे। किसी का भी नेम ऐड हुआ है, किसी का नेम सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये एक तो पूरा जज का पूरा तो ये बॉच्ड केस दिख रहा है। एक इस जज जो ये नहीं, हम्म, एक जज जो ये कह रहा है कि इसने अपनी मीडिया बाइट में लड़की ने बोला कि शशि सिंह इसके अफेयर के बारे में जानती थी और इसलिए वो इसके साथ, इसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही अच्छी जिंदगी जिए, कानपुर सेटल करना चाहती थी। एक गांव में कोई परिवार किसी दूसरे परिवार की लड़की के लिए कैसे ऐसा करता है? हम भी सब गाँव में के, हमारे इंडिया के जो गाँव हैं उनमें पता समझ सबको पता है कि वहाँ पे कैसे हालचाल होते हैं। उनके अपने 3 बच्चे हैं, वो इस परिवार की बेटी को सेटल करवा रही है कानपुर में जाके, और वो लड़की अपने घर वालों को नहीं बता रही है। तो किसी का भी नाम डाला गया है, किसी का भी नाम निकाला गया है। वो जज जो बोलता है कि इसने मीडिया बाइट में ये बोला कि ये शशि सिंह इसको कानपुर भेजना चाहती थी, वही जज बोलता है कि अगर इसने 6 बजे का टाइम मीडिया बाइट में दे दिया तो शायद ये कंफ्यूज्ड हो गई होगी। ये तो पूरा जो है ना, ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड वाली सिचुएशन दिख रही है पूरी की पूरी। लेकिन मैं आई एम सरप्राइज्ड, वो ये जो है कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो, ठीक है एक दिन मीडिया में चला, बाकी दिन तो पर लेकिन व्हाई इज वन पर्टिकुलर चैनल taking it to such extremes? That I don't know. That I really don't know. क्योंकि वो पूरा I जो have है to. वो एक्टिविज्म की तरह। अच्छा, कुलदीप सिंह नहीं, सेंगर नहीं, के खिलाफ I और will भी tell you, केसेस कराए गए हैं? I will tell you, this is not the first time, Sanjay ji. हम्म, I was belittled, I was ridiculed, I was subjected to extreme humiliation in the case of Sarjeet Singh and Jasleen Kaur by the same anchor. I was ridiculed, humiliated, and called what not names when Rohtak double gang rape case happened. This हाँ, दैट gentleman, वाज अ वेरी फेमस केस। this और उस टाइम पे gentleman, शायद टाइम्स नाउ में था ये उस वक्त। पार्लियामेंट में बात चली थी उस वाले केस की, तो जबकि हम्म, उन चारों, और अर्नब ने, आई विल नॉट हेजिटेट टू टेक हिज नेम, अर्नब ने उस टाइम पे रिपीटेड शो किए। क्यों? क्योंकि ये जो लड़के जिनके ऊपर डबल गैंग रेप का चार्ज लगा था, ये सारे के सारे घटना के दिन दोपहर 1:30 बजे, जब उस लड़की ने बोला कि उसको गाड़ी में बिठा के ले गए किडनैप करके और उसका गैंग रेप किया, एक लड़का 150 किलोमीटर दूर था, एक लड़का 100 किलोमीटर दूर था, सबके पास टाइम स्टैम्प के साथ सीसीटीवी फुटेज थी। मैंने उस टाइम पे ये बाहर कर दी, मैंने उस टाइम पे भी आवाज उठाई कि बिल्कुल गलत फंसाया जा रहा है। तो अर्नब ने एक स्पेशल शो किया कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पे अब अक्यूज जो हैं, गैंग रेप के जो अक्यूज्ड हैं, वो अपनी इनोसेंस के सबूत बांट रहे हैं।
सोचिए, कमाल निर्भया है। निर्भया के देश, निर्भया जहां पे जिस देश में हुआ था, वहां पे आज हम वो दिन देख रहे हैं कि अक्यूज्ड अपनी इनोसेंस के सबूत बांट रहे हैं। ये एक जर्नलिस्ट हैं। ये एक्टिविस्ट है। मैंने तो ट्वीट भी किया है ओपनली। ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज एन संजय जी, एक्टिविस्ट। मुझे तो एक्टिविज्म भी, अगर आप अपने जमीर को बेचकर एक्टिविज्म कर रहे हो क्योंकि आपका कोई एजेंडा है, तो आप एक्टिविस्ट भी नहीं है, फिर तो आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ओके, दैट्स अ बेटर वर्ड आई गेस। मैं भी एक एक्टिविस्ट हूं। मैं जानबूझ के कोई आदमी जो गिल्टी है उसको कभी भी मैं सेव नहीं करूंगी। और अगर मैंने गलती से किसी केस में किसी आदमी के लिए आवाज उठा दी जहां पे शायद मुझे लगा होगा कि वो सही है बट वो गलत है और महिला सही है, अगर वो महिला मेरे पास सबूत लेकर आए कि नहीं दीपिका जी आपका पर्सपेक्टिव गलत है, क्या मैं उसको एक बार देखूंगी भी नहीं? क्या मैं ये बोलूंगी कि ये आदमी तो बोल रहा है कि तुम गलत हो, तो तुम्हारा पक्ष मैं क्यों देखूं? एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, any one of us could have taken a wrong stand. In fact, in this case, Sanjay ji, 2019 में, कल मैंने ऐश्वर्या का इंटरव्यू किया है, I'll be releasing it soon. ऐश्वर्या ने मुझे याद दिलवाया कि हम लोग टच में कैसे आए थे, मुझे याद नहीं था। उसने कहा कि हम देख रहे थे जो लोग हमारे बारे में बोल रहे थे, और आपने भी बहुत ही हार्श ट्वीट्स करी थी, हार्श पोस्ट्स डाली थी कि मेरे फादर को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और तब मैंने आपको रीच आउट किया था कि आप जिस इंसान के लिए डेथ मांग रही हैं, एक बार उस केस के बारे में सुन लीजिए। और हमने हालांकि मैसेज बहुत सारे लोगों को डाला था, बट कुछ चंद लोगों ने हमारे को सुना और उनमें से आप थी। और 2019 में मैंने ये केस फिर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया। इसीलिए मुझे इस केस के फैक्ट्स बहुत अच्छी तरह से पता है। अब मैं जो आपको बता रही थी, सीबीआई की चार्जशीट में ये लड़की जो स्टेटमेंट देती है, during the investigation, the statement of the victim was recorded under section 161 CRPC on 4 मई 2018। 4 मई 2018 तब तक ये केस जो है सीबीआई के पास चला गया था 2018 में, क्योंकि अप्रैल में इनके पिताजी की कस्टोडियल डेथ वाला वो चीज हुआ था। उसके बाद इन्होंने सीएम के घर के बाहर इमोलेशन अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो है सीबीआई के पास चला गया था। तो ये कहती है, जब इसका दोबारा से स्टेटमेंट लिया गया, कि 11 जून को एट अबाउट 10 PM शी केम आउट ऑफ द हाउस टू फेच सम वाटर एट द हैंड पंप situated approximately 10 to 15 meters away from her house. A car was parked near hand pump which belonged to accused Shubham Singh. Shubham Singh and Naresh Tiwari were sitting inside the car. 3 more persons were standing outside covering their faces with the cloth. One of the persons standing outside the car prevented her from shouting by putting his hand on her mouth, and rest of the 2 persons caught her and pushed her in the car. After covering some distance, rest of the 3 persons got down from the car, and only Shubham Singh and Naresh Tiwari remained in the car. Thereafter, Naresh and Shubham raped her one by one. After 1 hour, the vehicle stopped at a house towards Kanpur, and she was taken into the house with 2 unknown persons already present. ये 3 unknown persons जो इसको गाड़ी में बिठाने की फैसिलिटेशन के लिए सिर्फ आए थे, क्योंकि वो तो बीच में उतर गए थे, उनको सीबीआई ने आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। उसके बाद जो 2 unknown persons कानपुर में थे, उनको भी कमाल है, सीबीआई आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, एंड शी डजंट रेज अ ग्रीवेंस ओवर दैट। ये अननोन पर्सन्स इन केसेस में इसलिए लिखा जाता है कि बाद में किसी का भी नाम डाल दो, एंड आई हैव सीन इनन्यूमरेबल केसेस लाइक दिस। इसी केस में, इसी चार्जशीट में संजय जी आप पढ़ेंगे तो यही सीबीआई कहती है कि 11 जून को it is found by the scrutiny of CDRs of accused and other related persons that the victim actually went missing on the evening or the night of 12th June instead of 11th June. By the analysis of CDRs of Shubham Singh and Naresh Tiwari, it is found that both
were present on the evening of 10th June in village Makhi. However, on 11th June 2017 evening, the locations of both Shubham and Naresh were at village Bansathi at 9:50 hours and 9:08 hours respectively. The distance from Bansathi to Makhi is about 50 kilometers and more than 1 hour would be required to cover this distance. एक और इनके CDR खिलाफ analysis of कुलदीप mobile सिंह number listing of this mother of victim reflects that she talked to Chacha Mahesh Singh on 13th June many times. However, there was no call found on 12 जून 2017. आपकी बेटी का 11 जून को किडनैप हो जाता है और आप 12 जून को किसी को बताती भी नहीं है, आप 13 जून को बताती हैं लड़की के चाचा को। ये और बताएं उसके कि बाद कुलदीप सिंह के विरुद्ध एक और भी केस है जिसमें क्या उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, किसी की मौसी या किसी का क्या वो किसी ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया गया, व्हाटएवर, व्हाट इज दैट? जब ये कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध हो गए बिल्कुल, जब उन्होंने इस गैंगरेप वाले केस में इनकी मदद नहीं करी और उन महिलाओं को बचाने की कोशिश की, अगस्त में या उससे कुछ समय पहले इन लोगों ने पर्चे बांटना शुरू कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है और महेश सिंह अपनी एक साइड पे कुलदीप सिंह सेंगर का फेस है, एक साइड पे महेश सिंह का केस है और फिर महेश सिंह कह रहे हैं कि यहाँ की जनता को जो है ऐसे आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और जब हम पावर में आएंगे या हम कुछ प्रधानी के इलेक्शंस, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है। तो सेंगर और महेश सिंह के बीच में बहुत सारी ऑडियो है उस टाइम की जहां पे सेंगर उनको बार बार बोल रहे हैं कि महेश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे पर्चे क्यों बंटवा रहे हो, और वो कह रहा है कि हम नहीं बंटवा रहे हैं, हमारे पास तो फॉरवर्ड में आ रहे हैं और हम व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो गांव वाले बताते हैं वो ये है कि इसके जो पिताजी थे, लड़की के पिताजी, वो बार बार जो भी इंसान इनको सपोर्ट करने में नहीं आया या जो भी इंसान उस गैंग रेप केस में इनके खिलाफ खड़ा हो गया, इनके पिताजी उनके घर घर जाके उनको गालियां बकते थे। वहां पे बहुत गांव के लोगों के साथ वहां पे टेंशन हो गई थी इस चीज की और इन्होंने सेंगर का नाम भी दे दिया था, उस टाइम पे काफी टेंशन हो गई थी। तो अप्रैल 2018 का ये वाकया है जब ये मेरे ख्याल से दिल्ली से वापस गए थे, इसके पिताजी या जाने कहाँ से गए थे, तब इन अप्रैल 3 का है शायद 4 का, तो इनके पिताजी जो हैं और 3 वहां पे गांव के ही लोगों के बीच में बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो गई। सेंगर के भाई भी वहां पर पहुंच गए, इसके पिताजी को पीटा गया है। मैं भी अब आपको इस केस के बारे में भी मैं आपको वो बता रही हूँ जो कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। वहां पे इनको पीटा गया है। सेंगर की कॉल्स हैं जो कि वहां के एसपी के साथ भी हैं, इनके ब्रदर के साथ भी हैं और बैक एंड फोर्थ कॉल्स हो रही हैं। अब उन्होंने वो कॉल्स किस लिए करी थी, क्या मरवाने के लिए की थी या झगड़े को रिजॉल्व कराने के लिए करी थी या किस चीज के लिए करी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बैक एंड फोर्थ कॉल्स हैं, ये साफ साफ उसमें जजमेंट में लिखा हुआ है। 4 अप्रैल उसी दिन क्रॉस एफआईआर 2 हुई जाती है, इस साइड से भी, इसके फादर की साइड से भी, उनकी फादर की साइड, उनके जिनके साथ लड़ाई हो रही थी उनके साइड भी, और लेकिन जेल में सिर्फ इसके पिताजी को डाल दिया जाता है और उसके 5 या 6 दिन बाद इनकी जेल में डेथ हो जाती है। तो उसमें जो जजमेंट है उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था, लेकिन किसी का इंटेंट ये नहीं था कि वो मर जाए। कुलदीप सिंह सेंगर की उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट जजमेंट के हिसाब से पाई गई थी और कुलदीप सिंह सेंगर और बाकी जो अक्यूज थे उनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, कॉन्स्पिरेसी में और भी अन्य कुछ धाराएं हैं कि इनके ऊपर, इनके पिताजी के ऊपर ही उन्होंने एफआईआर लिखवा दी थी। इन सब बहुत सारे सेक्शंस में इन सब लोगों को जो है 10 साल की सजा दी गई है। उसमें भी इनका जो सेंटेंस है उसका सस्पेंशन का, इनको इनका बेल का जो अपील है होमिसाइड वाले केस में वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। उसके बाद होता है एक्सीडेंट वाला केस।
जो 2019 में हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में सारे के सारे केस ये ट्रांसफर कर दिए गए थे। उसमें सीबीआई, आईआईटी दिल्ली, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारी फोरेंसिक्स, सबके कंक्लूजन से इसको नेचुरल एक्सीडेंट डिक्लेयर किया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ जिन लोगों के ऊपर 302 की उसमें एफआईआर दर्ज कराई थी, उसको भी वो भी मर्डर के चार्जेस में ही एफआईआर हुई थी कि मर्डर करवा दिया। उसमें कुलदीप सिंह सेंगर को और 3 और लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, ये पाते हुए कि उस ड्राइवर या उसके ओनर अच्छा, का डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज चार्जेस कर तक नहीं दिया। लगाए। ना, उस ड्राइवर का और उसके ओनर का नार्को हुआ था उस केस में। और जो संदीप सिंह सेंगर का जो रेप केस है, उसमें संदीप सिंह सेंगर और उसके परिवार ने बहुत पहले नार्को एनालिसिस की डिमांड करी थी कि नार्को टेस्ट करवा लो, बट लेडी जो है, लड़की जो है, उसने मना कर दिया था कि नार्को, अभी भी इंटरव्यूज में बोल रही है कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी रेप पीड़िता का नार्को हुआ हो, बट ये लोग तो आज भी नार्को के लिए बोलते हैं कि नार्को एनालिसिस करवा लीजिए। तो एनी विच वेज, तो मैं आपको उसमें बताती हूँ, क्योंकि वो भी क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। ये मुझे नहीं पता अर्नब गोस्वामी की कोई टीम वहां पे रिसर्च करने गई थी, या उन्होंने देखा, या उन्होंने वहां की कोई विटनेस टेस्टिमनीज ली। उन्होंने उस दिन भी मेरे को बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूल किया इस पॉइंट के ऊपर कि उस ट्रक ने उस कार को 11 बार हिट किया, 11 बार। ये जो 11 बार वाला वर्ड है, ये पूरी की पूरी जजमेंट में कहीं पे मेंशन नहीं पाता है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में कहीं मेंशन नहीं पाता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहीं मेंशन नहीं पाता है। अब अर्नब गोस्वामी जी ने अगर उस एक्सीडेंट की स्पेशल एनालिसिस करवाई थी अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की टीम से, वो मुझे नहीं पता, वो रिपोर्ट मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। अगर होगी तो मैं उसको भी पढ़ना चाहूंगी। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने ये कहा, बारिश का समय था, ट्रक जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा था, ये जो गाड़ी है इनकी, ये 80 की स्पीड से आ रही थी। गाड़ी के गाड़ी गाड़ी ने नहीं, ट्रक ने नहीं गाड़ी को मारा है, गाड़ी खुद ट्रक के बिहाइंड में रैम करी है, ओह! बिहाइंड में। ओके, किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए इंजरीज बहुत ही ज्यादा सीरियस हुई। इनके जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये रिपोर्ट, अगर डिस्चार्ज की भी जो जजमेंट है अवेलेबल है, इनके ड्राइवर ने तो ब्रेक भी नहीं मारी थी। ट्रक के ड्राइवर ने फिर भी कोशिश की थी कि किसी थोड़ा सा बचाव हो जाए। तो ये एक्सीडेंट वाला जो केस है, उसकी सच्चाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में है, कोई भी पढ़ सकता है। केस की जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो डिस्चार्ज ऑर्डर है, और अगर आप ये मानते हैं कि एक ट्रायल कोर्ट ने उसको रेप के केस में कन्विक्ट कर दिया, जो कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वहां पे अगर एक्सीडेंट के केस में डिस्चार्ज कर दिया और अगर आप बोल रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बेसिकली आप इस केस में जुडिशरी को तो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं रहे हैं, आप उनको इररिस्पॉन्सिबल ही ठहरा रहे हैं अपनी वर्जन के मुताबिक। एक्सीडेंट नहीं, में तो ये बेसिकली आप ये एजेंडा चला रहे हैं, आप जिसको आप नहीं, अक्यूज़ करना चाहते हो, चाहे जी उसका जी फेवर हो जी। रहा हो और चाहे उसके अगेंस्ट हो रहा हो, आपको तो उसके देखिए, खिलाफ उस ही टाइम बोलना पे तो अगर इनको इनको किसी भिड़ड़ ने भी काट लिया होता तो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आ जाता। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो नेचुरल बेंट ऑफ माइंड है। सब लोगों ने सोचा था उस टाइम पे, किसी ने कराया होगा, मैंने भी सोचा था, सब लोग यही सोचेंगे। लेकिन उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। उनका जो ओनर है, इनफैक्ट कल किसी ने मेरे साथ उसके ट्रक के ओनर की भी बाइट जो है, किसी न्यूज चैनल ने पूरी उसके ट्रक के ओनर के साथ इंटरव्यू किया हुआ है, 9-10 मिनट का। वो बंदा बोलता है कि मैं कभी इनको जानता भी नहीं था, मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं था, आप मेरी कितनी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उसका नार्को भी एनालिसिस हुआ था उसके ओनर का, उसको अगले दिन छोड़ दिया था, अगले दिन या मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम हुआ होगा, इवेंचुअली उसको नहीं इम्प्लीकेट किया था। तो और जो जांच एजेंसीज हैं, उनका ये कहना है कि बारिश हो रही थी और गाड़ी ने ट्रक के बैक साइड पे रैम किया है, ट्रक ने गाड़ी को रैम नहीं किया है।
तो लेकिन जो थ्योरीज हैं वो एक जो बार जो मीडिया प्रोपेगेंडा में चला था वो तो बिल्कुल उल्टा था कि साहब की ट्रक ने जो है वो बिल्कुल और उसी छत टाइम पे पे पता नहीं करके किसी मारा है। चैनल ने, पता नहीं अब इन्हीं के चैनल ने चलाया हो, मिस्टर गोस्वामी के चैनल ने चलाया, मुझे पता नहीं, बट मैंने तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, लेकिन मुझे तो कहीं पे कोर्ट की जजमेंट में एक जगह भी ये नहीं दिखा पढ़ा कि उस ट्रक ने गाड़ी को 2 बार भी खुद से स्मैश किया। अच्छा, अब और जो चूंकि समय काफी हो रहा है तो मैं 2-3 पॉइंटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ। ये पॉक्सो जी, वाला मामला क्या है जो हाई कोर्ट ने इंडिकेट किया? पॉक्सो का मामला संजय जी ये है कि इसकी एक फैमिली रजिस्टर है, उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1999। एक गवर्नमेंट स्कूल रायबरेली में जिसमें इसका एडमिशन कराया गया था, ये खुद कहते हैं कि एडमिशन तो कराया था लेकिन वहां पे पढ़ाया नहीं था, वहां पे इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1998। एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, जहां पे ये बाद में पढ़ती थी, उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2001। इनकी अपनी स्टेटमेंट जो है खुद की 164 कोर्ट में बयान सब जगह, उसमें इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2002। अगर आप 2002 में पैदा हुए हो अपने ही कथन के हिसाब से, तो आप 2001 में ही किसी स्कूल में एडमिशन कैसे ले लोगे? समझने वाली बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है संजय जी कि जब वो 20 जून वाली जो FIR है, उसके बाद जो मेडिकल होता है उन्नाव में, वहां पे इनकी जो उम्र है उस समय 19.5 पाई गई मेडिकल में। फिर उसके बाद जब ये CBI को केस दे दिया गया, जब तब तक यूपी में था, तो राम RML हॉस्पिटल लखनऊ में इनका एज एनालिसिस किया गया, उसमें भी ये मेजर पाई गई। उसके बाद क्योंकि उनकी कन्फ्लिक्टिंग एज, मेजर तो दोनों में थी लेकिन उनकी एज में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, तो जब इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, तो एम्स में एक बोर्ड गठित हुआ जिसमें फिर दोबारा से इनका एज का एनालिसिस किया कि 2017 में उस समय इनकी एज क्या थी। उस समय भी ये उस समय जून 2017 में मेजर पाई गई। तो अगर आप CBI की लिस्ट देखेंगे ना, गैंगरेप के केस में भी इसमें भी, तो कम से कम भी 12 डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग द एज ऑफ दिस गर्ल। वही बात जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की थी। मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट को पब्लिक सर्वेंट वाले जो जो एंगल है उस पे जाना ही नहीं चाहिए था। उनको इस केस को सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम के बेसिस पे इस केस में जो कन्विक्शन दी है वो लीगली स्टैंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस में सोल टेस्टिमनी के बेसिस पे कन्विक्ट करना, आई डू नॉट ना, थिंक। ये तो टोटली अगेंस्ट द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रिजम्पशन के बाद भी, क्योंकि प्रिजम्पशन इज रीबटेबल, वो कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है। उसको अगर आप प्रिजम्पशन भी, प्रिजम्पशन में डाउट्स रेज कर देते हैं नो तो संजय यू जी, हैव प्रिजम्पशन इज, हाँ, सी पॉक्सो में प्रिजम्पशन लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट पॉक्सो भी यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, दैट इज ऑल्सो अंडर सो मच ऑफ श्रेड क्लाउड। तो और आप ये बोल रहे हैं कि लड़की और उसकी माँ जो अपनी एज बता रही है हम तो उसी को मानेंगे, तो फिर तो मैं कल बात कर रही थी शशि सिंह और उसकी फैमिली से, उनका इंटरव्यू किया मैंने, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर आप कोर्ट्स को बंद कर दीजिए रेप के केसेस में, फिर तो एलिगेशन लगाइए और आदमी को परमानेंटली जेल में डाल दीजिए। Because now you are saying that whether it is scientific evidence, whether it is technical evidence, whether it is CDRs, whether it is one woman saying in one statement that she doesn't know how to use a phone, whereas in her own 156.3 in the court, she has given her own mobile number, where in one place she is giving statements to the media, and on the other hand, she said that she did not say this is AI manufactured video, then
देन देयर इज नो, मतलब फिर डिस्कशन खत्म हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक पे थोड़ा-सा जो लार्जर इश्यू है जिसके जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस पे आप लगातार आवाज़ उठाती हैं, और दैट इज़ द मिसयूज़ ऑफ द वुमेन फ्रेंडली लॉज़। उसके बारे में क्या आपका सोचना है? पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस केस। वैसे तो आपने इतने सारे केसेस उठाए हैं, और इसमें मेनली जो ये प्रिजम्पशन वाला जो इश्यू आता है। देखिए संजय जी, आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो अभी हाल-फिलहाल में ही आपकी रीसेंट मेमोरी में होगा, बनारस में एक केस हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भैया इस केस को जो है यू हैव टू टेक इट सो सीरियसली, राइट? उसके बाद वो लड़की ये कहती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 डेज सम 20, 30, 25 पीपल जो है उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। She was uploading videos on Instagram for God's sake during those days. Her Instagram chats came out where she was herself speaking to these guys and chatting with these guys, telling them where to meet. She says she was drugged during the whole duration, but she was seen roaming on this ghat or the other ghat with some friends. Her own friend came in media that ये तो मेरे घर पे रहने आई थी, इसका खुद का घर बिल्कुल बगल में है, ये खुद ही नहीं जा रही थी मेरे घर से। There was so much of furore on that case, so much furore, oh my god. उसके बाद जो इतने सारी चीजें सामने आ गई, उसके बाद भी पुलिस ये कहती है, क्योंकि लड़की ने स्टेटमेंट दी है, हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे वो ये कह रही है कि उसका कोई गैंगरेप कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो इस घाट के ऊपर घूमती हमारे को दिख रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कह रही है तो हम इन सबको चार्जशीट करेंगे। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशंस बता रही हूं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, इस तरह के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स में लोगों को गैंगरेप। अब मैं आपको एक और केस बताती हूँ जिसमें अभी एक आदमी जो है सतारा में, महाराष्ट्र में भूख हड़ताल पे बैठ गया है। उस बंदे ने शादी की, अरेंज मैरिज थी, उसको ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ की पहले 3 और शादियां हो चुकी हैं। उन सब के ऊपर केसेस वेसेस करके पता नहीं कितने पैसे वो उगाही कर चुकी है। इस बंदे को जब पता चला, ऑब्वियसली है कोई भी बात इंसान जो है ऑब्जेक्ट करेगा इस चीज को, दैट ही हैज बीन चीटेड कंप्लीटली। तो इसके घर से पता नहीं कितना सोना जो है सब कुछ पकड़ के ले गई। 1.5-2 महीने की उनकी शादी थी, पता नहीं कितने तोले सोना वो उठा के ले गई। इन लोगों ने एफआईआर करवाई, वो लेडी भी अरेस्ट हुई, उसका भाई भी अरेस्ट हुआ। वो लेडी जेल से बाहर आती है और इस आदमी के ऊपर, इसके पिताजी के ऊपर, इसके ब्रदर के ऊपर गैंग रेप का केस डलवा देती है, और लोअर कोर्ट इनको एंटिसिपेटरी बेल देता है गैंग रेप के केस में। 376D गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध, बिल्कुल जघन्य अपराध जिसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उन केसेस को फैब्रिकेट किया जा रहा है। दूर मत जाइए, अभी ये जो दिल्ली का केस था एसिड अटैक का, याद है आपको? कौन जिसमें सा? एक लड़की का एसिड अटैक, दिल्ली में एक लड़की ने कहा था कि उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, हाँ, 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 हाँ। सब याद है? मुस्लिम गर्ल। यस, मुस्लिम गर्ल। उसके फादर के ऊपर, जिसके ऊपर इसने एसिड अटैक का केस किया था, उसकी वाइफ ने रेप का केस किया हुआ था, तो इस लड़की ने एसिड अटैक का वो कर दिया। सो सच थिंग्स आर बीइंग फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड, मीडिया इज told absolute utter lies. On the face value, people think, yeah, there is a absolutely helpless victim over there, but they also don't know that they are being played. So this is, मुझे तो ये केस बहुत ही क्लियर उस रेल्म में अच्छा, मतलब आप मैं ये रेप केसेस, 498A केसेस, ये तो बिल्कुल 498 है तो अब 498 है तो मुझे मतलब बिल्कुल खिलौना लगने लग गया है संजय जी। अब तो पॉक्सो, गैंग रेप, नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। अभी दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज हैं, उन्होंने पुलिस को इतनी फटकार मारी, दिल्ली की पुलिस को, उन्होंने कहा मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखती हूँ, किसी भी बात पे कोई भी झगड़ा हो जाता है, हर एफआईआर में तुम 354 डाल देते हो, मॉलेस्टेशन,
कि लेडी को हाथ मारा। शी इज कमिंग डाउन सो हेविली, शी सेड 2 ये शब्द आपकी हर एफआईआर में मुझे दिख रहे हैं, ये कर क्या रहे हो पीपी साहब? हर केस में 354 आप क्यों घुसा रहे हो? अगर कोई लड़ाई हुई है 323 का मुकदमा बनता है, 323 का मुकदमा चलाओ। उसमें मोलेस्टेशन डालने की क्या जरूरत है? और फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि 80,000, 90,000, 1 लाख, इतने सारे केसेस तो मोलेस्टेशन के ही हैं सिर्फ। आप देख तो लीजिए कि वो किस हालात में और किस सर्कमस्टेंसेस में उन केसेस को बनाया जा रहा है। मैं नहीं बोल रही कि जेन्युइन केसेस नहीं है, जेन्युइन केसेस बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, लेकिन फॉल्स केसेस भी बहुत ही सारे हैं। एग्जैक्टली, इट्स बिकम अ सोसाइटल इशू। यस, और लेकिन एंड आई एम टेलिंग हैंडफुल ऑफ वर्स्ट एक्टिविस्ट दे प्रिवेल ओवर द सोसाइटी। the worst thing, Sanjay ji, is that this has now become a political tool. There are no doubt that there are some politicians who are absolutely perverts of the first order. There is no doubt about that. But every politician is a pervert of the first order. No, that's not true. But it is now being used as a political propaganda as well. You have to put someone down. This is your best allegation. I remember speaking to some guy who was just emerging in politics in Madhya Pradesh, and उनके ऊपर रेप का केस डाल दिया था। 5 साल उन्होंने लड़ा, उसके बाद वो बरी हुए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि और ये पावर तो आप उनकी बात कर रही हैं जो पावरफुल लोग हैं। कुलदीप सेंगर एमएलए कल मैंने पावरफुल नवीन एमएलए। कल मैंने नवीन और शशि जी से बात की। उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया संजय जी। उनके फादर आर्मी में थे। शशि सिंह एक हाउसवाइफ हैं। उनके बेटे शुभम को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके पति को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई। नवीन को आज तक नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि एक्सीडेंट वाले केस में उसको 302 में नामित किया गया। उनके पास तो पैसे भी नहीं है लड़ने के लिए। इस लड़की के पास तो पूरा स्टेट है। आप ये तो देख लीजिए कि उनके परिवार का स्टैंडर्ड क्या है, जिनके सारे के सारे घर के लोगों को इस लड़की ने फंसाया हुआ है। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। करेक्ट। निधि सिंह का नाम ये लिख देती है, सिर्फ एक कंप्लेंट में लिख देती है, इन सब में इसकी बहन भी शामिल थी। सच अ डेंजरस प्रेसिडेंट दिस इज। जस्ट लाइक 498 में किसी का भी नाम लिखवा सकते थे आप। चाची ने भी धमकाया, चाचा ने भी धमकाया, मामी ने भी दहेज मांगा, मामा ने भी दहेज मांगा। अब रेप के केसेस में ये भी शामिल था, ये भी शामिल थी, ये भी शामिल था, ये भी शामिल थी, किसी का भी नाम लिखवा दो। सो ऑब्नॉक्शियस। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। Sure. और आपको बधाई कि आपने इस प्रकार का एक केस जो है वो टेकअप किया। और अर्णब तालियां पड़ गोस्वामी जैसे बहुत बुली के तालियां पड़ सामने भी आप खड़ी रहीं। लोग कह रहे हैं मर जाना चाहिए मुझे, कट जाना चाहिए कहीं पे, रेप हो जाना चाहिए मेरा, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो वो तो अपनी जगह वो तो उसका ट्वीट भी है ना एक। उसमें एक मेरे पास शायद वो बरखा तिरहनी जी ने तो उसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है कि वो रेप की धमकी दे रही। जी, 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 जी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और संजय जी। लेट्स सी आपका अब जो कोर्ट, ये लेट्स सी अब कोर्ट क्या कहती है। मेरा जी हाँ, मेरा मकसद इस समय आवाज उठाने का सिर्फ यही था कि मैं इस केस को 2019 से जान रही हूँ। तब आवाज नहीं उठाई यही सोचते हुए कि पावरफुल इंसान है, क्या जरूरत है मेरे जैसे लोगों को क्या जरूरत है इस केस में उठाने की। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, तत्पर काम करते हैं। गरीब लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। तब मैंने सोचा कि क्या जरूरत है मेरे को इस केस में आवाज उठाने की। इनके पास हर तरह की सुविधाएं, लॉयर हैं, टॉप नॉच लॉयर हैं, टॉप नॉच लीगल टीम है। मैं क्यों इस केस के फैक्ट्स जो है अगर मुझे दिख भी रहे हैं लाने की कोशिश करूं। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद जब मैंने जो बवंडर मचा हुआ देखा, मुझे यूं लगा कि ये इंसान अगर एक्विटल भी हो जाएगा ना, तो भी सड़कों पे आके ये उस एक्विटल को भी रिवर्स करवाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इस केस में 0% भी अगर कोर्ट इसको न्याय दे रही होगी बंदे को, और उनको इसका अपराध नहीं दिखता होगा, तो सड़कों पे जो है न्याय करवाया जाएगा। और मुझे लगा कि अब बोलना बहुत जरूरी है। लोगों तक धन्यवाद। फैक्ट आपको बहुत-बहुत प्रशंसनीय
प्रयास है आपका और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू जय संजय हिंद, जी, जय थैंक यू। भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, नमस्कार।